नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनाई गई थी उसके बारे में बात करूंगा। इस पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि इस पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी कितनी छाप छोड़ी। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा इतिहास दोहराते हैं। दिन था 4 फरवरी 1922 का। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा, गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहाँ पर अंग्रेज़ों के बीच में और हिंदुस्तानियों के बीच में मुठभेड़ होती है। अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा हिंदुस्तानियों के अंदर इतना था कि हिंदुस्तानियों ने इस बार पीछे हटने के बजाय, अन्याय को सहने के बजाय चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और इसका रेपरकशन ये हुआ, इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, और गांधी जी ने कहा था कि अगर 1 साल हिंदुस्तानी मेरा साथ दे दे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो मैं वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर ये फिरंगी देश को छोड़कर चले जाएंगे। मगर मेरी एक शर्त है कि इस मूवमेंट के दौरान किसी भी पन्ने पर अगर हिंसा हुई तो मैं इस मूवमेंट को तुरंत कॉल्ड ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जी मानते थे अहिंसा परमो धर्म। और यही हुआ। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के तुरंत बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया। पूरा देश शॉक्ड हो गया, पूरा देश हताश हो गया, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भले ही गांधी जी ने स्टार्ट किया था, मगर कंट्रीब्यूशन भारत के एक एक नागरिक का था। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए वो हर चीज़ की इस आस में कि आज़ादी मिलेगी। मगर जैसे ही मोहनदास करमचंद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किया, पूरा देश हताश हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। और अंग्रेज़ों ने इसी डिप्रेशन का फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों में उस वक्त वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड रीडिंग। उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को कहा, उठाओ और डालो इसको जेल के अंदर। मोहनदास करमचंद गांधी को 1922 में 6 साल की सज़ा हुई। अब हिंदुस्तान में एक सवाल आया, आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व अब कौन करेगा? होंको कौन होगा, नेता कौन होगा? क्योंकि उस दौर में महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी इम्पेकेबल थी, कोई मैच ही नहीं था उनकी लीडरशिप का। तो एक सवाल आया कि अब होगा क्या, खासकर कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस के अंदर दोस्तों 2 दल निकल कर आया। एक दल जिन्होंने ये कहा कि बहुत हो गया नॉन कोऑपरेशन, बहुत हो गया अहिंसा परमो धर्म। अब एक काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर जाते हैं और अंग्रेज़ों के लिए डेडलॉक क्रिएट करते हैं। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तानी चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच रहे थे। इन लोगों ने कहा, पढ़े लिखे थे, NC केलकर, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन लोगों ने कहा कि भैया बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, अब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर घुसो और घुस कर अंग्रेज़ों के लिए एक तरह का बैरियर क्रिएट करो, उनके कानून में बैरियर क्रिएट करो, उनको अपनी आवाज़ सुनाओ कि देश के लोगों की ये मांग है। CR दास, जिनको चितरंजन दास कहते थे, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, ये कुछ प्रो चेंजर्स आए जिन्होंने अपनी बात कही और कहा कि हमको लेजिस्लेचर को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे, लाइक चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। भले ही गांधी जी अभी हमारे बीच में नहीं हैं, मगर हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए।
मगर कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधाराओं ने, दो तरह के थिंकर्स ने जन्म ले लिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे। तो एनसी केलकर, चितरंजन दास ने कहा ठीक है भैया, आप लोग करते रहिए, हम चलते हैं, कैरी ऑन। क्योंकि अब ये तय हो गया था, एनसी केलकर, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इन्होंने कहा था कि हम नॉन कोऑपरेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन लड़ें, अंदर जाएं, अंग्रेजों की वाट लगाएं। अब देखिए गांधी जी अभी एंट्री मारेंगे, पहले आगे ये देखिए होता क्या है कि 1922 के दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है गया में, और वहाँ पर ये पहली बार बात उठती है कि अब एक काम करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत हो गया। तो होता क्या है कि भाई कांग्रेस दो थिंकर्स में डिवाइड हो गया था उस दौर में। तो वोटिंग होती है कि क्या किया जाए, अगर जिस भी सोच को मेजॉरिटी वोटिंग मिलेगी वही सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो आउट ऑफ 1748 सीट्स, 1748 सीटों में एनसी केलकर के, मतलब जो प्रो चेंजर्स थे लाइक एनसी केलकर, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, उनको मिली टोटल 890 सीटें, मतलब 890 वोट कांग्रेस में, और वो इस प्रपोजल को हार गए। मतलब उनकी बातों को कांग्रेस पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर इस पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी गई तो क्या हम अपनी दूसरी पार्टी नहीं बना सकते हैं? चुनाव ही लड़ना है ना, पार्टी बनाएंगे अपनी। और चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको 31 दिसंबर 1922 में स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सेक्रेटरी बने और चितरंजन दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। और इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था, घुसो लेजिस्लेचर में। तो कांग्रेस फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिस तरह 1907 में डिवाइड हुआ था सूरत सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक उसी तरह 1923 में कांग्रेस का एक बार फिर से विभाजन होता है, प्रो चेंजर्स के बीच में एंड नो चेंजर्स के बीच में। प्रो चेंजर्स कौन थे? जो चाहते थे सोच को बदलो, परिवर्तन लाओ, लड़ने का तरीका बदलो, लाइक मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, एनसी केलकर, जो कहते थे अंदर चलो, लेजिस्लेचर के डेडलॉक क्रिएट करेंगे। मगर नो चेंजर्स कौन थे? जो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब एक सवाल है कि ये जो प्रो चेंजर्स थे उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, मतलब उनकी सोच क्या थी? प्रो चेंजर्स वो थे जो ये चाहते थे कि काउंसिल में एंट्री करें, सीट जीत कर लाएं, ताकि अंग्रेजों तक हिंदुस्तानियों की बातों को पहुंचाएं। इनका मानना था कि अगर पॉलिटिकल वॉइड को भरना है तो हमें राजनीति में उतरना पड़ेगा, हमें लेजिस्लेचर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। बिना पॉलिटिकल वॉइड भरे आप भारत को आजाद नहीं करवा सकते हैं। और ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग भी राजनीति को समझें, राजनीति में उतरें, ताकि समझ में आए कि लेजिस्लेचर के अंदर घुसकर किस तरह अंग्रेजों की खाट खड़ी की जा सकती है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर भी तो हमारा है। भले चला अंग्रेज रहे हैं मगर है तो हमारा ना, कानून तो वहीं बनते हैं ना। जितने भी कानून बने सारे के सारे लेजिस्लेचर के अंदर बने ना, तो कानून बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, और इनकी सोच ये थी कि अगर हम लेजिस्लेचर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आते हैं तो सरकार जो अंड बंड कानून बनाती है उसके सामने एक रोड़ा तो बना सकते हैं, एक रोड़ा तो क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं किसके अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर। लेकिन जो नो चेंजर्स थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे? उनका मानना यह था कि अगर एक बार राजनीति में उतर गए तो कंस्ट्रक्टिव वर्क लाइक समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो क्रांतिकारियों की सोच है वो खत्म हो जाएगी, और
पॉलिटिकल करप्शन बढ़ जाएगा। उनको डर ये था कि राजनीति कहीं उनको उनकी आज़ादी के सपनों से दूर ना ले जाए। ठीक है, इनका मानना ये भी था कि जो चल रखा गए वो बेहतर गए, गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन को कंटिन्यू करो, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क गए जिसमें पूरा का पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने देखा कि किस तरह नॉन कोऑपरेशन में सारे के सारे हिंदुस्तानियों ने गांधी जी के कहने पर बिल्कुल नॉन कोऑपरेट किया। मगर डर इन लोगों को इसी बात का था कि अगर गलती से राजनीति में चले गए तो फिर पूरी तरह राजनेता बन जाएंगे। मगर बाद में जाकर ये सब के सब राजनीति में आए। गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि कांग्रेस कभी कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर लोग अपनी बातों को रखते थे, मेंबरशिप जिसकी बड़ी इजी थी। मगर बाद में जाकर पार्टी बनी जिसको गांधी जी नहीं बनने देना चाहते थे। तो गांधी जी आपका जो कि जेल में थे, उनको कुछ नहीं पता हो क्या रगा गए। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी बाहर निकलते हैं और कहते हैं अभी हम जिंदा है। ठीक है, मजनू और उदय अभी हम जिंदा हैं। असल में महात्मा गांधी को 1922 में 6 साल की सजा हुई थी, मगर हेल्थ ग्राउंड पे महात्मा गांधी को 2 साल के बाद छोड़ दिया गया। ठीक है, 1924 5 फरवरी को, मतलब 4 फरवरी को गिरफ्तार हुए, मतलब 2 साल में, एग्जैक्टली 2 साल में 5 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। एंड इन्होंने कहा कि मैं काउंसिल एंट्री को अपोज करता हूं, मतलब कि वो जो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर की सोच को इन्होंने कंप्लीटली अपोज किया। लेकिन पता है, महात्मा गांधी एक चीज जानते थे कि पहले भी कांग्रेस का बंटवारा हो चुका है और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया है। अगर इस बार भी कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो अंग्रेज फिर इसका फायदा उठाएंगे। तो गांधी जी ने कंप्लीट अपोज किया काउंसिल एंट्री का। लेकिन गांधी जी एक बात जानते थे कि सरकार इस चीज को भुनाएगी जरूर। ठीक है, तो गांधी जी ने 6 नवंबर 1924 पहली बार कांग्रेस सेशन जो कि बेलगाम कर्नाटका में हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी। और उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया प्रो चेंजर्स को, नो चेंजर्स को, और कहा कि सुनो, प्रो चेंजर्स से कहा कि तुमको राजनीति करनी है तुम करो, नो चेंजर से कहा तुमको नॉन कोऑपरेशन करना है करो। तुम दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन साथ मिलकर लड़ो ना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन एक है। याद है ना, एक बार अलग अलग मिलकर लड़े थे तो क्या हश्र हुआ था। इस बार ऐसी गलती मत करना, इस बार अंग्रेजों को मौका मत देना। तो जो करना है करो। प्रो चेंजर्स, तुम्हें राजनीति में उतरना है तुम उतरो, मगर इसी पार्टी के अंदर रहकर। नो चेंजर से कहा कि तुम्हें नॉन कोऑपरेशन करना है तुम करो, तुम्हें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है तुम करो, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो करना है साथ मिलकर करोगे, अलग अलग मिलकर नहीं, अलग अलग होकर नहीं करोगे। और इन्होंने स्वराज पार्टी से एक वादा और किया कि आप भले ही काउंसिल में एंट्री लीजिए, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि वर्किंग कमेटी में आपको कांग्रेस की मेजॉरिटी ऑफ सीटें मिलेंगी। और गांधी जी अपने वादे पर खरे उतरे, गांधी जी ने ऐसा ही किया। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि ये जो स्वराजिस्ट थे, इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। देखिए भैया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 101 सीटों में 42 सीटों में, मतलब आउट ऑफ 101 सीट 42 सीटों में इनको जीत हासिल हुई। बुरा नहीं था, अच्छा था। सेंट्रल प्रोविंसेस में इन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली। सबसे बड़ी पार्टी बनी बंगाल में, बॉम्बे और यूपी में भी इस पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन मद्रास और पंजाब में कास्टिज्म की वजह से, कम्युनल करंट्स की वजह से, तब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में कुछ हो चुका था, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका फेयर था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्वराजिस्ट थे, एनसी केलकर, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उन्होंने क्या किया, वो सक्सेसफुल रहे। इन वॉट? इन बिल्डिंग अ कॉमन पॉलिटिकल फ्रंट विद द इंडिपेंडेंट लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, द लिबरल्स एंड द इंडिविजुअल सच एज द मदन मोहन मालवीय। जो स्वराजिस्ट थे वो सक्सेसफुल हुए। इन्होंने एक कॉमन पॉलिटिकल फ्रंट बनाया
किसके साथ मिलकर? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर, लिबरल्स के साथ मिलकर और मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर। And the victory of the Swarajists at the poll strengthened their position in the Congress as against the no changers। अब भैया इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं तो नो चेंजर्स को लगा कि हाँ बंदों में दम तो है, तो अपनी सीट पक्की कर ली कांग्रेस के अंदर में। और कांग्रेस की पार्लियामेंट्री विंग पहली बार हिंदुस्तान के सामने निकल कर आई। तो देखिए, जैसा सोचा था कि जीत मिलेगी वैसा हुआ, एंट्री अच्छी खासी मिल गई। अच्छा, इनके अचीवमेंट क्या थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने विट्ठल भाई पटेल। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि विट्ठल भाई पटेल किस महान नेता के भाई रहे हैं। तो सोचिए, विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं आज के दौर में, उसके स्पीकर बने 1925 में। एंड कई बार स्वराजिस्टों ने मिलकर सरकार को आउटवोट किया, क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे, तो सरकार को कई बार आउटवोट किया बजटरी ग्रांट के मामले में भी। पब्लिक सेफ्टी बिल की धज्जियां उड़ा दी 1928 में। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसकी वीकनेस को एक्सपोज किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने असेंबली में खड़े होकर जब स्पीच देना शुरू किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, निकलो यहाँ से, लिबर्टी दो, सेल्फ रूल करने दो, तुम यहाँ पे मेहमान थे, मेहमान की तरह रहो, अब जाओ। तो ये इनकी कुछ अचीवमेंट है, मगर इनकी कुछ ड्रॉबैक भी निकल कर आए। ड्रॉबैक ये था, दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रगल इनसाइड द असेंबली विद द मास फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड। देखिए, एक स्ट्रगल थी जो असेंबली के अंदर चल रही थी, जिसको स्वराजिस्ट मिलकर लड़ रहे थे। एक स्ट्रगल थी जो भारत के लोग मिलकर लड़ रहे थे असेंबली के बाहर। ये साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, पहली दिक्कत ये आई। दूसरा, दे टोटली रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर टू कैरी देयर वर्क एंड मैसेज इन द असेंबली टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये टोटली डिपेंडेंट रहते थे न्यूज़पेपर के ऊपर कि न्यूज़पेपर में इनके कहे, इनके काम को छापा जाए ताकि लोग जानें इनके बारे में, इनके काम के बारे में। And some of them could not resist the perks of power. Motilal Nehru was a member of Scheme Committee and A. Ramaswamy Iyengar was a member of the Public Account Committee. And देखिए, एक बात तो है कि पावर एक ऐसी चीज होती है ना जो इंसान की बुद्धि फिरा देती है। ठीक है, जो नो चेंजर्स थे वो भी कहीं ना कहीं सही साबित हुए, क्योंकि जैसे ही स्वराजिस्ट अंदर गए, जो पर्क्स ऑफ पावर होती है उसको वो रेसिस्ट नहीं कर पाए। मोतीलाल नेहरू स्कीम कमेटी के चेयरमैन बने, मेंबर बने, सॉरी, और ए रामास्वामी अयंगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर बने। और इनकी जो पॉलिसी थी ऑब्स्ट्रक्शनिज्म की, उनमें भी कुछ फ्लॉज थे, उनमें भी कुछ लिमिटेशन थे। ऑब्स्ट्रक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? रोड़ा क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब चित्तरंजन दास की 1925 से मृत्यु हो गई, तब ये पार्टी बहुत कमजोर हो गई। एंड फिर इसी पार्टी के अंदर डिवीजन हुआ। ठीक है, और एक कहलाए रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरे कहलाए नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट कौन कहलाए? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, LMN, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर। इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे। मगर जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं एज ए नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट सरकार के साथ किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं करूंगा। और उन्होंने 1926 में लेजिस्लेचर से विदाई ले ली। अरे यार, साथ मिलकर शुरू किए थे। अब चित्तरंजन दास जब नहीं रहे तो मोतीलाल नेहरू ने भी ज़रूरी नहीं समझा। और उसके बाद 1926 के इलेक्शन में पार्टी पूरी तरह हिल चुकी थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो नहीं पाया एंड पार्टी फेल रही। बंगाल में जो किसानों का मूवमेंट था उनका सपोर्ट पाने के उनको सपोर्ट भी नहीं मिला। और उसके बाद 1930 में इस पार्टी को मर्ज कर दिया गया कांग्रेस के साथ। तो एक अच्छी शुरुआत, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, मतलब 1923 से लेकर 26 तक के दौर में सब कुछ अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे कर 1930 तक इस पार्टी को उठाकर कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। तो बंटवारा हुआ, बहुत कुछ हुआ, मगर फिर भी स्वराज पार्टी मानी जाती है कि हिंदुस्तान की पहली वेल परफॉर्म पार्टी रही। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले भारतीय स्पीकर बनकर आए।
लेकिन ठीक है, किस्मत को जो मंजूर था मंजूर था। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये जो स्वराज पार्टी है उनकी वैल्यूएशन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, एंड हाँ, मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो यार। वो दिन वापस आ रहे हैं, इसलिए मत करो वो गलतियाँ जो पहले हम लोग करते थे। थैंक यू सो मच।